हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो जो आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है चेन सर्वेइंग और चेनिंग। अब तक हमने चेन्स के बारे में, टेप्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चेन क्या होती है, टेप क्या होते हैं। अब उनका यूज देखेंगे हम कि किस प्रकार से हम उसका सर्वे में यूज करते हैं चेन और टेप का। और हम बाकी और इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि जो चेन सर्वेइंग और चेनिंग में कौन कौन से बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो कि यूज आते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर चेनिंग, चेनिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। चेन्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, चेन्स 5 टाइप्स की, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट है टेप्स, 4 टाइप्स के टेप्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए प्रीवियस लेक्चर में। एरोज, ठीक है, थर्ड है एरोज, आगे हम देखेंगे डिटेल में। फोर्थ है पैक्स। नेक्स्ट है रेंजिंग रोड्स, देन ऑफसेट रोड्स, प्लम बोब एंड क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो कि जब हम चेनिंग या चेन सर्वे परफॉर्म करते हैं फील्ड में तो यूज होती हैं। ठीक है, चेन्स और टेप्स हम पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम एरो से। ठीक है, तो एरो क्या होते हैं। ठीक है, एरो क्या होते हैं आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, ये एरो है एक, ठीक है, इस प्रकार की शेप का। ठीक है, इसका जो एंड होता है ये क्या होता है, शार्प होता है। क्या होता है ये, शार्प। ठीक है, इसकी जो ये डिस्टेंस होती है इस एरो की वो होती है कितनी, 15 mm। ठीक है, उसके बाद इसका जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसकी होती है, डाया होता है 4 mm डाया। ठीक है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टोटल एरो की वो होती है 400 ± 5 mm। ठीक है, दैट इज अ टोटल डिस्टेंस। तो ये तो बता दिया मैंने इसका एरो के बारे में। एरो का जो डाया होता है इसका, ये होता है कितना, 50 mm। ठीक है, तो एरो क्या होता है, ठीक है, जैसे डायग्राम में देखिए 50 mm होगा, ये टोटल लेंथ होगी 400 ± 5 mm। जो इसका ये नुकीला जो ये एंड होता है, ये शार्प एज बोल दो इसको मैं, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 15 mm, 15 mm। और जो इसका डाया होता है, इसका ये जो रोड है आपकी इसके साथ अटैच है, जो वायर जिससे बनाया हुआ है, ठीक है, उसका डाया होता है 4 mm डाया। ठीक है, ये तो हो गई इस एरो की बात। ठीक है, अब एरो काम क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज टू बी मेजर्ड इज मोर देन द चेन लेंथ। इसका यूज कब आता है, सपोज करो हम 300 मीटर या 200 मीटर नाप रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, कितना नाप रहे हैं, 300 मीटर 200 मीटर मान लो। ठीक है, मान लो ये मान लो 100 मीटर है, सपोज करो 100 मीटर है। ठीक है, ये 100 मीटर मेरे को मेजर करनी है और चेन से करनी है, तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, हमारी चेन लेंथ कितनी होती है, चेन लेंथ होती है हमारी कितनी, 20 मीटर 30 मीटर। जब 20 मीटर या 30 मीटर से चेन लेंथ से यदि डिस्टेंस ज़्यादा है जो हम मेजर कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, एरो का। कैसे, एक चेन पहले हम यहाँ तक ले करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, चेन तो मेरे पास एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 चेन साथ में लेके चलूँगा, चेन एक ही होगी मेरे पास। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर उसको चेन को बिछा दिया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, जब यहाँ से दूसरी चेन, इसी चेन को उठा के मैं यहाँ आगे ले जाऊँगा, यहाँ से इस वाले हिस्से से यहाँ, तो क्या करूँगा मैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को यहाँ पर, ठीक है, इस चेन को मैं यहाँ ले गया सपोज, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, एरो लगा दूंगा। ये जो एरो है ये वाला मैं यहाँ लगा दूंगा। अब ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मान लो। फिर इसको उठा के ले जाऊँगा यहाँ, फिर मैं एरो यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं एरो लगाता चलूँगा ताकि मेरे को ये पॉइंट पता हो। ठीक है, ताकि ये हिले नहीं। यदि मैं यहाँ एरो नहीं लगाऊंगा तो ये जब जैसे मैं चेन शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो सकता है ये पॉइंट, तो यहाँ पर कुछ एरर आ जाएगा। चाहे एरर कम ही आए लेकिन एरर आएगा। क्यों, जैसे मैं मान लो मैं एरो नहीं लगाऊंगा और मैं अब इसको उठा के आगे शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे को वो पॉइंट ही नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ से मेरे को नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर करनी है इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करने के लिए या चेन के इस हिस्से को यहीं पर इंटैक्ट रखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मेरे को एरो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस एरो की हेल्प से ये वाला पॉइंट मैं फिक्स कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसी वाले हिस्से को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँगा, फिर अगेन यहाँ पर मैं चेन लगा दूँगा, फिर इसको उठा वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, तो एरो का काम क्या है, जो पॉइंट है, ठीक है, इंटरमीडिएट, उनको फिक्स करना है वहाँ पर। ठीक है, ताकि वो चेन डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, when the length of the line is to be measured is more than the chain length, there is a need to mark the end of the chain length। ठीक है, तो पॉइंट मार्क करने के काम आ रही है ये एंड, चेन के एंड को, वन चेन के एंड को।
ठीक है। एरोज आर यूज फॉर दिस पर्पज एट टिपिकली एरोज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में भी आपको शो हो रहा है उसका डायग्राम, ठीक है। एरो आर मेड अप ऑफ 4 mm डायमीटर स्टील वायर, ये 4 mm मैंने अभी बात भी करी है कि 4 mm स्टील वायर को, ठीक है, इस शेप में, ठीक है, कन्वर्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। जो इसका जो ये नुकीला हिस्सा होता है वो 15 mm का होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द एरो कितनी होती है, 400 mm की होती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। एरो क्या होता है, जो इंटरमीडिएट जो चेन का एंड है, जब चेन लेंथ से ज़्यादा लेंथ मेजर करनी हो तो जो फर्स्ट चेन का एंड होता है उस पॉइंट को मार्क करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एरो का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैक्स, ठीक है। अब पैक्स क्या होता है, पैक्स का जो डायग्राम आपको दिख भी रहा है, ये किसका होता है, वुडन पैक होता है, किसका होता है, लकड़ी का होता है ये। तो पहले देख लेंगे, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है इस हिस्से की, ये इसका है प्लान व्यू है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये इसका प्लान है, ठीक है, इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। ये प्लान जो कि मैंने यहाँ दिखाया है, तो प्लान की क्या होती है, इसकी डायमेंशन 25 mm इंटू 25 mm इंटू 25 mm, ये हो गया प्लान। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 150 mm। टोटल कितना होता है ये, 150 mm होता है, 150 mm, ठीक है। इंक्लूड दिस शार्प एज, शार्प एज इंक्लूड है, ठीक है। वुडन पैक्स आर यूज्ड इन मेजरिंग ए लेंथ ऑफ अ लाइन टू मार्क द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिस्टेंस जो लेंथ है वो मेजर करने का काम आती है, कब, जब हम एंड पॉइंट पे पैक्स को वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। जब भी हम चेन सर्वे करते हैं तो पैक्स को एंड पॉइंट पे हम पुट कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे लेंथ, ठीक है। द पैक्स आर मेड ऑफ हार्ड वुड, ये हार्ड वुड के बने होते हैं। 25 mm सेक्शन, तो सेक्शन व्यू है वो 25 mm 25 का टॉप से देखेंगे तो, और लेंथ कितनी होती है, 150 mm होती है, ठीक है। और एक एंड क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है, जो शार्प है, क्योंकि यदि नुकीला नहीं होगा तो इसको जमीन के अंदर हम ड्राइव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। When driven into ground to mark station point, they projected about 40 mm, ठीक है। ये तो हो गया पैक्स। अब है रेंजिंग रोड और रेंजिंग पोल्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर रेंजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग द लाइन टू बी मेजर्ड, रेंजिंग रोड्स एंड रेंजिंग पोल्स आर यूज्ड। जब भी हमको चेन सर्वे में, ठीक है, जब भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स को, ठीक है, शो करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को रेंजिंग रोड या रेंजिंग पोल्स के द्वारा ही, ठीक है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो क्या काम आती है, फॉर रेंजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग द लाइन टू बी मेजर्ड, रेंजिंग रोड्स एंड रेंजिंग पोल्स आर यूज्ड। रेंजिंग रोड्स आर 2-3 मीटर लॉन्ग, रेंजिंग रोड क्या होती है, 2 से 3 मीटर, ठीक है, उसकी लेंथ होती है 2 से 3 मीटर, ठीक है, 2 से 3 मीटर लेंथ होगी। एंड आर मेड ऑफ हार्डवुड, ये भी किसकी बनी होती है, हार्डवुड की बनी होती है। दे आर प्रोवाइडेड विद आयरन शू, इसके एक हिस्से में क्या होता है, एक हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है ऐसे, ये आयरन का बना होता है, आयरन का, ताकि ये जो लैंड है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। तो एक हिस्सा क्या होता है, इसको बोलते हैं आयरन शू। काम क्या आता है, इंटरमीडिएट पॉइंट को, ठीक है, प्रोजेक्ट करने का काम आता है, ठीक है, रेंजिंग करने का आता है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को रेंज करता है ये, और 2 से 3 मीटर की होती है जनरली ये। दे आर यूजुअली सर्कुलर सेक्शन विद 30 mm डायमीटर, ये जनरली क्या होती है, सर्कुलर होती है, सेक्शनल, ठीक है। ये क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, यहाँ से सर्कुलर, ठीक है। यदि सेक्शन वो देखूंगा सर्कुलर होगी। एंड पेंटेड विद 200 mm कलर बैंड्स ऑफ रेड एंड व्हाइट, और क्या होता है, जैसे ये रेड हो गया 200 mm, फिर ये व्हाइट हो गया, रेड व्हाइट, ठीक है। तो रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट की पट्टियाँ चलेंगी, इस पर कितने mm की होती है, उस पट्टियों की जो विड्थ होती है 200 mm की होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 से 3 मीटर की क्या होगी, लेंथ हो गई। इसका जो एक एंड होता है उस पर शू लगा होता है शार्प, ठीक है, और इस पर ये हार्ड, ये वुड की होती है, प्लस इसके ऊपर रेड वाइट कलर की 200 mm की पट्टियाँ कंटिन्यूसली मार्क होती हैं, ठीक है। इफ डिस्टेंस इज मोर देन 200 मीटर फॉर क्लियर विजिबिलिटी दे मे बी प्रोवाइडेड विथ मल्टी कलर फ्लैग। यदि 200 मीटर से ज़्यादा की लेंथ होती है तो यहाँ पर ऊपर क्या, एक झंडा या फ्लैग हम, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। 200 मीटर से ज़्यादा होगी तो फ्लैग भी, ताकि दूर से दिख जाए, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी उससे, ठीक है। यदि 200 मीटर से कम है तो रेंजिंग रोड से काम चल जाएगा, अदरवाइज एक फ्लैग हम ऊपर से टॉप पे लगा देंगे, ताकि 200 मीटर ज़्यादा लेंथ है तो दूर से ही हमको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए या दिख जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंजिंग रोड का काम।
द रेंजिंग रोड्स आर ओकेजनली यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस सिंस दे आर पेंटेड विद अल्टरनेट कलर ऑफ बैंड 200 ओम। जनरली ये रेंजिंग रोड है वो यूज आती है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। रेंजिंग पोल्स आर सिमिलर टू रेंजिंग रोड। जब बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की तो रेंजिंग रोड आएगी, लेकिन यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम, रेंजिंग पोल्स बोल देते हैं, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, बड़ी होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है। दियर लेंथ वेरीज फ्रॉम, वो तो 2 से 3 मीटर की हो रही थी, ये कितनी होती है, 4 से 8 मीटर की होती है। और डायमीटर कितना होता है, 60 mm से 100 mm का होता है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना था, 200 mm या 30 mm, ठीक है। 200 mm की तो पट्टियाँ थी, 30 mm का यहाँ पर क्या है, डबल हो जाता है, 60 mm से 100 mm की, ठीक है। ये भी किसकी बनी होती है, हार्डवुड और स्टील की बनी होती है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, रेंजिंग पोल्स हो या क्या हो, रेंजिंग रोड्स हो, ठीक है। ये ज़्यादा, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो रेंजिंग पोल्स का यूज करते हैं, जब डिस्टेंस शॉर्ट होती है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रेंजिंग रोड्स यूज करते हैं। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फ्लैग हो गया आपका, फ्लैग जब 200 मीटर से ज़्यादा की लेंथ होती है। ये देखो, ये ब्लैक रेड, ठीक है, रेड वाइट रेड वाइट पट्टियाँ होंगी यहाँ पर, ठीक है, रेड वाइट। यहाँ पर ब्लैक इसलिए दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। पट्टी कई बार ब्लैक भी होती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। और ये वाइट बैंड होते हैं, ठीक है। 200 mm की होगी, ये 200 mm, ये 200 mm की। ये क्या हो गया, ये शू हो गया, स्टील का शू होता है एंड पे, ताकि ये पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। ये ऑफसेट रोड भी दे रखी है इसमें, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ऑफसेट रोड क्या होती है, ठीक है। ये ऑफसेट रोड का पिक्चर भी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये पिक्चराइजेशन व्यू है रेंजिंग रोड और ऑफसेट रोड का, जो कि आप जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आप और इसको अच्छे से विजुलाइज करोगे। ऑफसेट रोड क्या होता है, दीज रोड्स आर आल्सो सिमिलर टू द रेंजिंग रोड्स एंड दे आर 3 मीटर लॉन्ग। ऑफसेट रोड क्या होती है, 3 मीटर लंबी होती है, रेंजिंग रोड की तरह ही होती है वो भी, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ हार्डवुड, ये भी किसकी बनी होती है, हार्डवुड की बनी होती है। एंड आर प्रोवाइडेड विद आयरन शू एट वन एंड, और दूसरे एंड पे क्या होता है, शू होता है, ताकि वो लैंड है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। A hook or a notch is provided at the other end at height of eye. Two narrow slits are at right angle to each other are also provided for using it for setting out the right angles. देखो आप ये स्लिट प्रोवाइड किए हैं यहाँ बीच बीच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल पे ऑफसेट, यदि हमको ये सपोज करो ये लाइन जा रही है और यहाँ से मेरे को राइट एंगल पे, ठीक है, मेरे को राइट एंगल पे ऑफसेट यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ऑफसेट, यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ऑफसेट रोड लगाऊंगा यहाँ पर, और इस जो स्लीट है इसके थ्रू मैं राइट एंगल पे उसको, ठीक है, प्रोजेक्ट करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस स्लीट, ठीक है। ऑफसेट किस पे, राइट एंगल ऑफसेट में प्रोजेक्ट करा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या काम आती है, ये राइट एंगल पे ऑफसेट को प्रोजेक्ट कराने के भी काम में ली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफसेट रोड, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑफसेट रोड। इसीलिए इसमें क्या, आई स्लिट प्रोवाइड की गई है, ताकि हम 90 डिग्री जो ऑफसेट है लेटरली वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्लम बोब। प्लम बोब का काम क्या है, ठीक है, हम जो घर में भी यूज करते हैं, हमारे जो मेसन होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं प्लम बोब को, जनरली इसको हम सूत सावल भी बोलते हैं, ठीक है, यदि हमारी लैंग्वेज में। इन मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग स्लोपिंग ग्राउंड, प्लम बोब आर यूज्ड टू ट्रांसफर द पोजीशन टू द ग्राउंड। यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, वो एयर में होता है, हवा में होता है, इस पॉइंट को यदि मेरे को प्रोजेक्ट करना है लैंड पे, ठीक है, एयर में जो पॉइंट है या टेबल पे पॉइंट है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो पॉइंट है जमीन से ऊपर, ठीक है, यदि उसको मेरे को लैंड में प्रोजेक्ट कराना है तो मैं क्या यूज करूँगा, प्लम बोब यूज करूँगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तब आप और इसको क्लियरली पता लगाओगे कि होता है क्या है, काम क्या आता है। यहाँ पर आप इसको थ्रेड से, ठीक है, थ्रेड से इसको बांधते हैं यहाँ पर, और जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं उस थ्रेड को, और जहाँ पर ये पॉइंट टच करता है लैंड पे, दैट इज द सेम पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट होता है, वो सेम पॉइंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट में होता है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो उसको हम क्या करा है, इंस्ट्रूमेंट के सेंटर पॉइंट को, ठीक है, लैंड पे प्रोजेक्ट कराने के काम आता है, क्या आता है, प्लम बोब काम आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लम बोब। और यदि हमारी रेंजिंग रोड की पोजीशन पता करनी है कि वो सीधी है या नहीं, तो इसको भी, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे रेंजिंग रोड के थ्रू, और इसकी जो सरफेस होती है उसको टच कराएंगे रेंजिंग रोड के, ठीक। यदि वो टच हो रही है प्रॉपर
तो वो क्या है, रेंजिंग रोड क्या है, वर्टिकल है। रेंजिंग रोड क्या है, वर्टिकल है। यदि रेंजिंग रोड टेढ़ी होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे लटकेगा ये, और यदि रेंजिंग रोड सीधी होगी तो क्या होगा, ये इसका जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये एज इट इज टच हो जाएगा, इसके यहाँ पर टच हो जाएगा। यदि रेंजिंग रोड, ठीक है, सीधी है, वर्टिकल है, ठीक है, 90 डिग्री पे है ग्राउंड से, तब तो क्या होगा, ये हिस्सा टच करेगा प्लम बोब का, अदरवाइज ये इस तरीके से, ठीक है। यदि रेंजिंग रोड टेढ़ी है तो इस तरीके से होगा। तो प्लम बोब का काम क्या है, जो पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट का या सेंटर पॉइंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसको जो लैंड पे प्रोजेक्ट कराना है उस पॉइंट का, और रेंजिंग रोड की वर्टिकल पोजीशन को भी फिक्स करना है। नेक्स्ट है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का काम क्या है, टू सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर ऑफसेट। क्रॉस स्टाफ का काम क्या है, परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेटिंग आउट करना, ठीक है। जब हम चैन सर्वे करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो परपेंडिकुलरी होंगे। ऑफसेट क्या होता है, लेटरली, ठीक है, लेटरल डिस्टेंस, दैट इज ऑफसेट। जैसे ये चेन है, जैसे ये चेन है, सपोजिंग दैट, ठीक है, तो ऑफसेट क्या होगा, लेटरल डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेटरल डिस्टेंस टिल द ऑब्जेक्ट, ये ऑफसेट होता है। ये 90 डिग्री ऑफसेट हो गया। यदि ये ऐसे हो रहा है तो दैट इज द ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। 90 डिग्री ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑब्लिक ऑफसेट। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑफसेट क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सम लेटरल डिस्टेंस, तो दैट लेटरल डिस्टेंस इज नोन एज द ऑफसेट, ठीक है, इसको कहते हैं ऑफसेट। तो इसके लिए हम दो चीज यूज लेते हैं, क्रॉस स्टाफ। अब ये क्या होता है, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, ठीक है, ये सिंपल क्रॉस स्टाफ है। इसमें क्या होती है, 1 2 3 4 ये स्लिट होंगी। इसमें कितनी स्लिट होती है, इसमें होती है 4 स्लिट, इसमें होती है 4 स्लिट। जब 4 स्लिट होंगी तो ये कितने डिग्री पे सेटिंग आउट करेगा, ये करता है 90 डिग्री सेटिंग आउट। ये कितना करता है, 90 डिग्री सेटिंग आउट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 4 तो 90 हो गया। ये काम आता है 90 डिग्री सेटिंग आउट करने में। 90 डिग्री मतलब ये चेन लेंथ से ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, ठीक। स्लिट के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एक सर्वेयर खड़ा होगा, उसके हाथ में हम ऑफसेट रोड दे देंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्रॉस स्टाफ को विद स्टैंड यहाँ पर लेके, दूसरा सर्वेयर खड़ा होगा, उसके बाद हम स्लिट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और स्लिट के थ्रू हम देखेंगे और इसको कोलिनियर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफसेट रोड। यदि कोलिनियर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री ऑफसेट कैसे करते हैं, इस स्लिट के थ्रू इस स्लिट को देखेंगे और इस स्लिट के थ्रू जो ऑफसेट रोड होगी, ठीक है, उसको हम साइड करेंगे। तीनों यदि कोलिनियर हो जाएंगी तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, 90 डिग्री ऑफसेट है, ठीक है, 90 डिग्री सेटिंग आउट है। तो 90 डिग्री सेटिंग आउट करने के लिए क्या काम आता है, क्रॉस स्टाफ काम आता है। उसमें भी ये कौन सा, सिंपल क्रॉस स्टाफ काम में ले रहे हैं, ये 90 डिग्री सेटिंग आउट का करने का काम आता है। उसके बाद ये वाला क्रॉस स्टाफ है, इसमें कितनी स्लिट है, 8 स्लिट है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लिट है, ठीक है, 8 स्लिट है। तो ये कितने डिग्री, 45 डिग्री से सेटिंग आउट करना है हमको। यदि 45 डिग्री सेटिंग आउट करना है, ठीक है, तो ये काम आता है, इसको बोलते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है, क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ काम में लेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग आउट करने के लिए क्रॉस स्टाफ यूज किए जाते हैं जनरली, ठीक है, टू सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट के लिए ये और परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए क्रॉस स्टाफ यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट है, ये तो हो गया चेनिंग किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है चेन सर्वेइंग, कि अब जो चेन सर्वेइंग है वो होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। चेन सर्वेइंग का वो हम देखेंगे, ठीक है। चेन सर्वे इज सूटेबल इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस है उनमें सूटेबल है। एरिया टू बी सर्वेड इज कंपेरेटिवली स्मॉल, जो चेन सर्वेइंग है जनरली एक स्मॉल एरिया के लिए कंडक्ट करते हैं। किसके लिए, एरिया क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड इज फेयरली लेवल, और जो ग्राउंड है, ठीक है, ज़्यादा अंडुलेटेड नहीं होना चाहिए, लगभग, ठीक है, लेवल होना चाहिए, लेवल ग्राउंड होना चाहिए। एरिया इज ओपन, और जो एरिया होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, ठीक है।
भाई ग्राउंड लेवल इसलिए होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा डिस्टेंस मेजरमेंट में। और एरिया का होना चाहिए ओपन होना चाहिए ताकि ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम आए। डिटेल्स टू बी फिल्ड अप आर सिंपल एंड लेस। जो डिटेल फिल करेंगे हम फील्ड बुक में, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन शीट में, वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, और हमको इन्फॉर्मेशन रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ होनी चाहिए बेसिकली चेन सर्वेइंग के लिए, प्रीरिक्विजिट है। इन चेन सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड, दैट इज नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर मेड। चेन सर्वेइंग में क्या करते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, मतलब डिस्टेंसेज ही हम कैलकुलेट करते हैं कि इस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इस डिस्टेंस पे ये कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल्स की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल्स के लिए हम डिफरेंट सर्वे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगल इज द ओनली फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स ओनली। ट्रायंगल को ही हम विद द हेल्प ऑफ साइड्स क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इन चेन सर्विंग द एरिया टू बी सर्वेड शुड बी कवर्ड विद द नेटवर्क ऑफ ए ट्रायंगल। हम जो भी एरिया सर्वे करेंगे चेन सर्वे में, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल्स का हमको एरिया भी पता होता है, उसका एरिया कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यदि हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इजीली उस कंप्लीट एरिया का जो जितना भी हमारा एरिया है उसका एरिया हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। फिगर शोज ए टिपिकल स्कीम ऑफ ए कवरिंग एन एरिया विद अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल होते हैं, जो उनका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री से लिए 120, मतलब जो ट्रायंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री से लिए 120 डिग्री तक के एंगल होना चाहिए। और उसमें भी यदि मैं प्रिसाइज बोलूँ तो लगभग क्या होना चाहिए, 60 डिग्री के, ठीक है, उससे कम होना चाहिए उसका एंगल, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो क्या बात करी हमने, इसमें हम क्या करते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एंगल नहीं देखते हैं। दूसरी बात करी कि नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल होता है, यदि ये पूरे एरिया को हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 30 डिग्री से लेके और 120 डिग्री के बीच, ठीक है, या क्या कह सकते हैं लगभग 60 डिग्री के करीब उसके एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चेन सर्वे की बेसिक चीज़। ये देखो जैसे कोई एरिया है, ये मैंने ये दिखाया है कि किस प्रकार से हम चेन सर्वे कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी लाइंस होती हैं, डिटेल लाइन। ये एरिया इरेगुलर एरिया है जो कि येलो लाइन से मैंने मेजर किया है, ठीक है। उसको मैंने क्या किया है, डिफरेंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे तो बेस लाइन क्या होती है, ठीक है। बेस लाइन जनरली वो लाइन होती है जो कि जो टोटल एरिया है उसको लगभग 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसने। देखो बेस लाइन ये है, ये आपको दिख भी रही होगी, इसने क्या किया, लगभग 2 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो एक ये होगा पार्ट, एक ये हो गया, ठीक है। जो चेक लाइन है वो क्या कर रही है, चेक लाइन इज ऑलवेज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। फिर बात आती है स्टेशंस, जो ए बी सी डी ई जो ये है इनको बोलते हैं हम स्टेशंस, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हम एंड करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड स्टेशंस और मेन स्टेशंस, ठीक है। ये जो मैंने शो किए हैं ये कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी है ये, इसको बोलते हैं डिटेल्स लाइन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम डिटेल्स पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये चेक लाइन्स हो गई, ये बेस लाइन्स हो गई, ठीक है। ये ए बी सी डी ये क्या हो गए, कंट्रोल पॉइंट्स बोल दो, या क्या बोलते हैं इनको, स्टेशंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, सबसे पहले चेनिंग इज द टर्म टू यूज डिनोट द मेजरिंग डिस्टेंस आइदर विद द टेप और चेन, ठीक है। तो चेनिंग क्या होगी, डिस्टेंस मेजरमेंट अलोंग द चेन और टेप, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, चेनिंग। स्टेशन इज अ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सर्वे लाइन। स्टेशन क्या होते हैं, स्टार्टिंग और एंड में, ठीक है। जिन जिन पॉइंट्स के थ्रू हम स्टार्टिंग और एंड करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन स्टेशन मेजर कंट्रोल पॉइंट्स टू डिवाइड द एरिया इज कॉल्ड मेन स्टेशन। कुछ पॉइंट्स हम आर्बिट्रेरली चूज करते हैं, ठीक है, एरिया को, ताकि उस एरिया को हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लें, तो उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं। बेस लाइन क्या होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड द लॉन्गेस्ट लाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन। यूजुअली इट इज द लाइन प्लॉटेड फर्स्ट एंड देन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल आर बिल्ट ऑन इट। मतलब सबसे पहले हम जब सर्वे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इस लाइन को ही बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम बाकी ट्रायंगल्स या बाकी काम करेंगे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन, और ये वो लाइन होती है जो कि टोटल एरिया को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर दी है, ठीक है। टाई लाइन, दीज आर द स्टेशन सेलेक्टेड ऑन मेन लाइन्स, ये मेन लाइन्स सेलेक्ट करते हैं
टू रन ऑक्सिलरी सेकेंडरी लाइंस फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स, ठीक है, और टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। यदि हमको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हम जो मेन लाइन होगी उसी के पैरेलल या उसी के साथ हम कुछ और लाइन ले करते हैं, ठीक है, टू कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज टाई लाइन, ठीक है। चेक लाइन हमने बात की थी, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कि जो काम हम सर्वे वर्क कर रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, जो काम हमने किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो लाइन होती है, जो लाइन ले करते हैं, हम लाई करते हैं, उन लाइन का नाम है चेक लाइन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, चेक लाइन बोलते हैं। डिटेल्स लाइन, इफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आर फार अवे फ्रॉम द मेन लाइन्स, यदि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत दूर होते हैं जो मेन लाइन हमारी जा रही है उससे, द ऑफसेट आर टू लॉन्ग, और ऑफसेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें क्या होती है फिर इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो हमको और क्या लेना होगा, तो उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमको कुछ लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा, जो एरर है या इनएक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो अदर लाइन्स हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डिटेल लाइन, इनको सेकेंडरी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कब बोलते हैं, जब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं मेन लाइन से या बेस लाइन से, ठीक है, तब हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज नोन एज डिटेल लाइन और सेकेंडरी लाइन, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ स्टेशंस, फिर बात आती है कि जो चेन सर्वे करते हैं हम, स्टेशंस हमने पढ़े अभी, स्टेशंस क्या होते हैं, स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ द सर्वे, दैट इज नोन एज स्टेशंस, एंड इंटरमीडिएट पॉइंट आर नोन एज कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ स्टेशंस हम किस प्रकार से करेंगे चेन सर्वे में, ठीक है, कि किस प्रकार से हम स्टेशंस को सेलेक्ट करेंगे, तो वन बाय वन देखेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट, इट शुड बी विजिबल फ्रॉम एटलीस्ट 2 और मोर स्टेशन। जब हम स्टेशन को सेलेक्ट करें, अभी हमने देखा A B C D E F G जितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ स्टेशन हो सकते हैं, तो जब हम स्टेशन को सेलेक्ट करें तो हर स्टेशन कम से कम 2 स्टेशन से विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है स्टेशन सेलेक्ट। एज फार एज पॉसिबल मेन लाइन शुड रन ऑन लेवल ग्राउंड, जो मेन लाइन होती है, अभी हमने देखा पीछे सभी प्रकार की लाइन, तो जो मेन लाइन होती है वो कोशिश करनी चाहिए हमको लेवल ग्राउंड में वो हम ड्रॉ करें या ले करें, ठीक है। ऑल ट्रायंगल शुड बी वेल कंडीशन, जो मैंने बताया थी 30 से 120 के बीच के एंगल होते हैं उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं, और एग्जैक्ट बात करूँ तो 54 डिग्री होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल का, ठीक है। तो 30 से छोटा नहीं होना चाहिए, 30 से बड़ा चलेगा, लगभग 60 के करीब होगा तो बेस्ट होगा, वो बेस्ट सूटेड होता है। मेन नेटवर्क शुड हैव फ्यू लाइन्स एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके कम से कम लाइन होनी चाहिए मेन नेटवर्क में। ईच मेन ट्रायंगल शुड हैव एटलीस्ट 1 चेक लाइन, और हर जो मेन ट्रायंगल होगा वो कम से कम 1 चेक लाइन तो उसमें होनी ही चाहिए। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग एंड चेनिंग शुड बी अवॉइडेड, जो भी रुकावट आती है, रेजिस्टेंस आएगा चेनिंग और रेंजिंग में, वो भी अवॉइड करना चाहिए हम, ठीक है। हम ऐसे स्टेशन ना लें जहाँ पर हमको ऑब्स्टेकल या रुकावट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो, किसमें, रेंजिंग में या चेनिंग में, आगे पढ़ेंगे हम रेंजिंग एंड चेनिंग। साइड्स ऑफ द लार्जर ट्रायंगल शुड पास एज क्लोज टू बाउंड्री लाइंस, जो लार्जर ट्रायंगल होगा, ठीक है, वो बाउंड्री लाइन के, ठीक है, पास से पास होना चाहिए। ट्रेस पासिंग एंड फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ऑफ द रोड शुड बी अवॉइडेड, रोड्स हो गई, ठीक है, पासेस हो गए, वो जो भी सर्वे हम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर रोड्स या ट्रेस पासिंग को हम अवॉइड करेंगे, तो हम स्टेशन वो चूज करें जहाँ पर हमको, ठीक है, ट्रेस पासिंग और रोड्स ना मिले, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको कंसीडर करके ही हम किसको चूज करेंगे, हम स्टेशन पॉइंट्स को चूज करते हैं चेन सर्वे में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट्स फ्रॉम द बेस लाइन टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्क विद रिस्पेक्ट टू बेस लाइन, ठीक है। ऑफसेट क्या होते हैं, लेटरल मेजरमेंट्स होते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट होंगे लेटरली, ठीक है, तो ऑफसेट किसको बोलते हैं, लेटरल मेजरमेंट्स को ही ऑफसेट बोलते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो लेटरल डायरेक्शन में अवेलेबल होंगे, ठीक है, किससे, बेस लाइन से या मेन लाइन से। दीज आर जनरली सेट एट राइट एंगल्स ऑफसेट, ये जनरली हम राइट एंगल्स पे इनको रखते हैं, ठीक है, जनरली हम किस पे रखते हैं, राइट एंगल्स पे। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए टेप, ये टेप की हेल्प से भी ड्रॉन किए जा सकते हैं। दीज आर 2 काइंड्स ऑफ ऑफसेट, ये 2 प्रकार के ऑफसेट होते हैं। फर्स्ट होगा
परपेंडिकुलर ऑफसेट, सेकंड होगा ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, तो अब इनको भी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेटिंग आउट किए जाते हैं ऑफसेट को भी। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन कौन से हैं देख लेंगे। स्विंगिंग, या तो स्विंगिंग से कर सकते हैं, या यूजिंग क्रॉस स्टाफ। अभी क्रॉस स्टाफ से बताया था मैंने। स्विंगिंग मतलब है सर्वेयर को वहाँ पर अपन क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे और मैन्युअली हम उसको, ठीक है, स्विंग कराएंगे। ठीक है, कि भैया आप इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। ठीक है, उसको मूव कराएंगे बाय मैन्युअली। ठीक है, स्विंग कराएंगे, तो स्विंगिंग से। क्रॉस स्टाफ हमने देखा ही था क्या होता है। अभी हमने देखा था 90 डिग्री पे स्लिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे स्लिट होंगी, यहाँ पर कोई ऑफसेट होगा। ठीक है, तो हम उसको 90 डिग्री पे यहाँ पर सर्वेयर को, ठीक है, स्टैंड करके और उसको भी मूव करा के कोलिनियर कर लेंगे तीनों पॉइंट, तो हम 90 डिग्री पे ऑफसेट सेटिंग आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस स्टाफ। फिर होगा यूजिंग ऑप्टिकल और प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर से भी हम ऑफसेट सेटिंग आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड बुक। जो भी हमने फील्ड में काम किया तो उसको हम नोट करते हैं। तो जिसमें हम नोट करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन, जिस बुक में, उसको क्या बोलते हैं हम, फील्ड बुक बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जैसे मैंने डायग्राम, ये कुछ रैंडम ऑब्जर्वेशंस ले रखे हैं मैंने। सपोज करो मैंने स्टेशन ए से स्टार्ट किया, कोई ए बी लाइन है, ये मेन लाइन है, बेस लाइन हो गई। ठीक है, मैंने ए से स्टार्ट किया बी की तरफ। अब इसको हम सिंगल लाइन में भी शो कर सकते हैं और डबल लाइन में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और कुछ डिस्टेंसेस पे मैंने ऑफसेट्स तो आप देखेंगे ये जो रेड लाइन जा रही है सिंगल लाइन, ठीक है, ये मेरी चेन है। ठीक है, बेस लाइन है। अब मैं जब स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, अब मैंने 2.7 डिस्टेंस पे, ठीक है, 2.7 डिस्टेंस में मैंने देखा, सॉरी 7.3 डिस्टेंस में मैंने देखा कि इधर से ये जो कॉर्नर इसका, ये वाला जो इसका ये कॉर्नर है इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला कॉर्नर, ये 2.7 डिस्टेंस पे, किससे, इस रेड लाइन से, मेन लाइन से। ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 7.3 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लेटरली। ठीक है, इसका जो ये वाला कॉर्नर है ये है 2.7 मीटर इस लाइन से, और ये वाला कॉर्नर है 2.2 मीटर। ठीक है, और ये वाला कॉर्नर 10.8 मीटर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस है ऐसे। ठीक है, इस डिस्टेंस में जा रहा हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, और लेटरली जो डिस्टेंस लिख रही है वही लिख रही है। जैसे 2.2 पर कितना है, ये वाला कॉर्नर है, 2.7 पे कौन सा कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं 22.3 डिस्टेंस पे जाता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ए से 22.3 डिस्टेंस पे चलता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मिलता है ये वाला कॉर्नर। ये कितने डिस्टेंस पे है, 2.8 डिस्टेंस पे, ये वाला। फिर मैं 26.5 और चलता हूँ आगे थोड़ा, तो यहाँ पर मेरे को ये कॉर्नर मिलता है, दैट इज़ 3.2 मीटर। तो इस प्रकार से जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस लाइन के दोनों तरफ, इस लाइन के दोनों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम फील्ड बुक में शो कर लेंगे। किस लाइन से, किसके रेस्पेक्ट में, इस बेस लाइन से, इस मेन लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ए है, ये भी लाइन है, यहाँ से स्टार्ट है ये। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके आसपास होंगी, चाहे ट्रीज हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकते हैं, रिवर हो सकती है, रोड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स पॉइंट होने चाहिए जनरली वो। ठीक है, फिक्स पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द, कि कितनी डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है इस मेन लाइन से या बेस लाइन से, वो हम फील्ड बुक में शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको शो करने का सिंगल लाइन का भी तरीका है और डबल लाइन का भी तरीका है। जब सिंगल लाइन होगी तो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंसेस यहाँ मेजर करेंगे और लेटरल डिस्टेंस हम इधर मेजर करेंगे। वो देख लेंगे जिधर की साइड यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो लेटरल डिस्टेंस इधर मेंशन करेंगे, और लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनली मतलब अलोंग द चेन, वो यहाँ मेंशन करेंगे। इस वाले पॉइंट में यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस और यहाँ पर लेटरल डिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल डबल लाइन में लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस का, ये लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे जा रहे हैं, और ये लेटरल डिस्टेंस है 2.8, 3.2। ठीक है, ये लेटरल डिस्टेंस है। ठीक है, तो शो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तो दोनों प्रकार से शो करने का फील्ड बुक को तरीका है ये। तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द बुक,
इसको एक को पहले वो बोलते हैं सिंगल लाइन और सेकंड को बोलते हैं डबल लाइन। द पेज ऑफ अ सिंगल बुक आर हैविंग ए रेड लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द पेपर। एक रेड लाइन होगी जो आपकी फील्ड बुक होगी अलोंग द पेपर, ठीक है। इट इंडिकेट्स द चेन लाइन, इसको हम बोलते हैं चेन लाइन। इस रेड लाइन को क्या बोलेंगे? चेन लाइन, कि हमने फील्ड में चेन को ले कर दिया, ठीक है। ऑल चेनेज आर रिटन अक्रॉस इट, और जो भी चेनेज है, जो चेनेज देख रहे हो अभी अक्रॉस, ठीक है, ये चेनेज हमने उसके अक्रॉस में मेंशन कर दिया, ठीक है। दोनों साइड किधर भी कर सकते हैं अक्रॉस। इन डबल लाइन बुक देयर आर 2 ब्लू लाइन्स विद द स्पेस ऑफ 15 to 20 mm। ये 2 ब्लू लाइन्स इसको इस तरीके से शो करते हैं। इसका 15 से 20 mm की ये विड्थ होती है, ठीक है, 2 ब्लू लाइन के बीच की। इसको डबल लाइन में भी शो कर सकते हैं हम, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द 2 लाइन्स इज यूटिलाइज फॉर नोटिंग द चेनेज। ये जो चेनेज है कितने डिस्टेंस है, ठीक है, ये चेनेज है इसका लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, उनको लिखते हैं हम इसका बीच में, ठीक है, कि कितने कितने डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लेटरली। तो ये हो गया फील्ड बुक। नाउ वी हैव टू स्टडी द रेंजिंग, कि रेंजिंग क्या होती है, ठीक है। रेंजिंग क्या होती है? व्हेन अ सर्वे लाइन इज लॉन्गर देन अ चेन लेंथ। जब सर्वे लाइन लॉन्गर होती है, ठीक है, चेन लेंथ से, तो इट इज नेसेसरी टू अलाइन इंटरमीडिएट पॉइंट। तो हमको इंटरमीडिएट पॉइंट को, ठीक है, अलाइन करना होता है, कोलिनियर करना होता है, ठीक है, एक ही लाइन में करना होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रेंजिंग बोलते हैं। तो रेंजिंग का मतलब क्या है? टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है, दैट इज नोन एज रेंजिंग, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट रेंजिंग है। डायरेक्ट रेंजिंग मतलब जब 2 पॉइंट है, ठीक है, वो आपस में इंटरविजिबल है, ठीक है। इफ देयर आर पॉइंट, if there are 2 points, A point and B point, there are intervisible, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में A और B के बीच में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यदि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं इन दोनों स्टेशन से, देन इट इज नोन एज द डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। हाँ, लेकिन चेन लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोल दिया डायरेक्ट रेंजिंग। एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, और जो इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या? 2 एंड्स ऑफ द सर्वे लाइंस और स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल। मतलब कोई ना कोई हमारे बीच में, मान लो एक ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, अब यदि दोनों स्टेशन को देखूं मैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, हिल है, ठीक है, हिल आ गया, तो ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, इंटरविजिबल नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो हमको फिर क्या करनी होती है? बीच में कुछ रेंजिंग रॉड्स की हेल्प से, ठीक है, हमको इसको रेंज में लाना होता है, या कोलिनियर करना होता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग देखो, ये प्लान दे रखा है, सेक्शन व्यू दे रखा है, ठीक है। ये को पॉइंट क्या करेंगे इसमें मैं बता देता हूँ आपको। एक सर्वेयर को ए पे खड़ा करेंगे, एक को बी पे खड़ा करेंगे, ठीक है। पॉइंट ए पे और बी पे एक रेंजिंग रोड होगी। उसके बाद हम एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर उसको, जो भी सर्वेयर है, जो ऑब्जर्वर है, उसको यहाँ पर खड़ा किया मैंने, और उसको मैं इशारे से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्शन, उसको एक्शन से मैं मैन्युअली उसको क्या कहूँगा, मैं यहाँ तक लाऊंगा उसको, इस पॉइंट तक, ठीक है। उसको बोलूँगा राइट साइड आओ या लेफ्ट साइड है, जहाँ भी है, ठीक है। उसको बाई हैंड से, ठीक है, हैंड से मैं क्या करूँगा, इशारा करूँगा उसको, और उसको हैंड से बताऊँगा कि आप इधर राइट शिफ्ट हो या लेफ्ट शिफ्ट हो, और उसको मैं क्या करूँगा, ए और बी से कोलिनियर करूँगा। जब मेरी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो मेरी जो रेंजिंग रोड है तीनों, वो एक ही लाइन में हो जाएंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रेंजिंग, ठीक है। इसको क्या बोल दिया मैंने? रेंजिंग। तो मैंने पॉइंट सी को क्या कर दिया, इंटरमीडिएट पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर दिया। तो लोकेट, इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने को क्या बोल रहे हैं हम? रेंजिंग बोल रहे हैं। क्योंकि ए और बी इंटरविजिबल थे, इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी हो गया इसको रेंज करना, ठीक है। क्योंकि मैं बाय मैन्युअली, बाय हैंड एक्शन, ठीक है, मैं उसको क्या कर पाया, रेंज कर पाया, ठीक है। ये इसका सेक्शन व्यू है, 3 रेंजिंग रोड है, ये अब क्या है, कोलिनियर है तीनों, ठीक है, ए बी एंड सी। तो देखते हैं।
So in the first and last points are intervisible. This method is possible. First, figure shows that intervisible station A and B in which an intermediate point C is to be located. Point C is selected at a distance slightly less than the chain length. ठीक है, जो पॉइंट सी हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइटली लेस होगा चेन लेंथ से. ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी रेंजिंग नोड्स आर फिक्स. ए और बी पे क्या फिक्स कर दूंगा मैं, रेंजिंग नोड फिक्स कर दूंगा. सी सेलेक्ट करूंगा एटलीस्ट बिलो द चेन लेंथ, चेन लेंथ से पहले लेंथ तक इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, कम होनी चाहिए इसकी लेंथ. दीज द असिस्टेंट होल्ड्स अनदर रेंजिंग रोड. असिस्टेंट या सर्वेयर एक और रेंजिंग रोड होल्ड करके रखेगा. ठीक है, जो कि सी के आसपास होगा. एग्जैक्ट सी पे तो हो ही नहीं सकता. एग्जैक्ट सी पे कब आएगा, जब हम तीनों कोलिनियर होंगे. तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, सी के आसपास ही होगा. सर्वेयर पोजीशंस हिमसेल्फ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर बिहाइंड स्टेशन ए. जो सर्वेयर होगा, ठीक है, एक सर्वेयर यहाँ होगा, एक वहाँ होगा, तो 2 मीटर पहले होगा यहाँ पर सर्वेयर. ठीक है, यहाँ खड़ा होगा. ठीक है, यहाँ पर सर्वेयर खड़ा हो जाएगा, उधर भी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा सर्वेयर. ठीक है, यहाँ पर दोनों प्लेस पे क्या खड़ा हो जाएगा, सर्वेयर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर. और सी पे किसको खड़ा कर देंगे हम, एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर देंगे या एक असिस्टेंट को खड़ा कर देंगे. क्या लेके, रेंजिंग रोड होल्ड करके. ठीक है, स्टेशन एंड लुकिंग अलोंग लाइन ए बी. अब वो क्या, जो ए पर यहाँ पर खड़ा हुआ है वो अब ए बी के थ्रू ए से बी को साइड करेगा. ए से बी को साइड करेगा और अपने हैंड एक्शन से, ठीक है, अपने हैंड एक्शन से जो यहाँ पर ऑब्जर्वर या यहाँ पर असिस्टेंट खड़ा है उसको अपने हैंड एक्शन से बताएगा कि वो राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए. ठीक है, तो उसको इशारे से बताएगा आप राइट साइड आओ या लेफ्ट साइड आओ. ठीक है भाई, हैंड एक्शन. ठीक है, वो डायरेक्ट द असिस्टेंट टू मूव एट द राइट एंगल टू द लाइन ए बी टिल ही अलाइन द रेंजिंग रोड अलोंग ए बी. और वो जब तक मूव करेगा असिस्टेंट जब तक कि ए बी सी अलाइन ना हो जाए. ठीक है, जब ए बी सी तीनों रेंजिंग रोड अलाइन हो जाएंगी तब वो उसको मूव करने से रोक देगा. ठीक है, सर्वेयर 2 मीटर पीछे होगा, वो ए से बी को देखेगा और सी को बोलेगा कि वो मूव करे. ठीक है, सी को तब तक मूव करना है जब तक कि ए बी सी अलाइन ना हो जाए. जैसे ही ए बी सी अलाइन हो जाएगा हमको सी पॉइंट की लोकेशन पता लग जाएगी. तो दैट इज द डायरेक्ट रेंजिंग. ये डायरेक्ट रेंजिंग हो गया. देन सर्वेयर इंस्ट्रक्ट द असिस्टेंट टू मार्क दैट पॉइंट एंड स्ट्रेच द चेन अलोंग ए सी. ठीक है, और फिर उसके बाद सी मार्क कर लेंगे और चेन को हम स्ट्रेच करेंगे अलोंग ए सी. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रेंजिंग. अब इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होगा, ड्यू टू इंटरवेनिंग ग्राउंड इफ द रेंजिंग रोड एट बी इज नॉट विजिबल फ्रॉम स्टेशन. यदि रेंजिंग रोड जो बी पर है वो रेंजिंग रोड ए से विजिबल नहीं है, इट मीन्स दे द बोथ स्टेशंस आर नॉट इंटर विजिबल, देन क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट रेंजिंग. फिगर शोज दिस स्कीम ऑफ रेंजिंग. इट नीड्स टू असिस्टेंट एट वन पॉइंट एम एंड अनदर पॉइंट एट एन. तो हमको क्या करना होगा, दो इंटरमीडिएट पॉइंट लेने होंगे एम और एन, और 2 असिस्टेंट चाहिए उसके लिए. ठीक है, विद द रेंजिंग रोड के साथ. ठीक है, ए और बी. और जो एम और एन जो पॉइंट होंगे, जो एम और एन पॉइंट होंगे, ठीक है, तो बोथ पॉइंट्स स्टेशन ए एंड स्टेशन बी आर विजिबल. ठीक है, तो दोनों पॉइंट होंगे वो एम और एन से विजिबल होंगे. ये ध्यान देने की बात है. एम से भी मैं ए और बी को देख पाऊंगा और एन से भी मैं ए और बी को देख पाऊंगा. ये ध्यान देना है, जो एम और एन पॉइंट लेंगे इंटरमीडिएट, उन पॉइंट से मैं ए और बी दोनों को विजिबल कर पाऊंगा. विजिबिलिटी मेरी वहाँ पर हाई होगी. ए और बी को मैं देख पाऊंगा, चाहे ए से हो चाहे बी से हो. ठीक है, तो एम और एन इसी प्रकार से चूज करना है कि मैं स्टेशन से उसको देख पाऊंगा. इट नीड्स वन सर्वेयर एट ए एंड अनदर एट बी. 2 सर्वेयर होंगे, एक ए पे होगा एक बी पे होगा. टू स्टार्ट विद एम एंड एन आर अप्रोक्सीमेटली सेलेक्टेड से M1 एंड N1. अब मैं अप्रोक्सीमेटली मैंने एम और एन सेलेक्ट किया तो उनकी फर्स्ट लोकेशन सेलेक्ट करी, दैट इज M1 एंड N1. देन सर्वेयर नियर एंड ए रेंजेस पर्सन नियर M टू पोजीशन M2. उसके बाद जो सर्वेयर होगा जो कि ए पर होगा, ठीक है, वो जो पर्सन होगा M के नियर उसको पोजीशन M2 पे शिफ्ट करेगा. ठीक है, किस पे करेगा, पोजीशन M2 पे शिफ्ट करेगा, सच दैट ए M2 N1 आर इन ए लाइन, ताकि ए M2 और N1 एक ही लाइन में आ जाए. ठीक है, जो सर्वेयर होगा ए पे वो M को M2 पे शिफ्ट करेगा ताकि ए M2 और N1 एक ही लाइन में आ जाए, जो कि अब अभी नेक्स्ट जो डायग्राम उसमें क्लियरली विजिबल है, शो है. देन सर्वेयर एट बी डायरेक्ट्स पर्सन एट एन. उसके बाद जो सर्वेयर बी पे होगा वो एन को डायरेक्ट करेगा.
ठीक है, कि n आप n2 पे मूव कर जाओ, तो फिर n किस पे मूव कर जाएगा, n2 पे कर जाएगा, ताकि b n2 और m2 क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या किया, a m2 n1 एक लाइन में आ गए, उसके बाद b n2 और m2 एक लाइन में आ गए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल a m n b are इन अ लाइन, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक a m n और b एक ही लाइन में अलाइन ना हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम में किस प्रकार से। तो आप देखो ये सेक्शन व्यू है। ठीक है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट M है। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये। अब हमने जो पॉइंट लिए हैं M और N, तो M और N से जो रेंजिंग रोड्स है, A से मैं M और N की रेंजिंग रोड देख पाऊँ, और जो B है, सपोज करो मैंने M इस तरीके से सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं रेंजिंग रोड लेके खड़ा हूँ, तो ये रेंजिंग रोड B से भी दिखनी चाहिए, B से भी दिखनी चाहिए और A से भी दिखनी चाहिए, यदि M पे रेंजिंग रोड है। इसी प्रकार से जो N है, तो ये यहाँ से भी दिखनी चाहिए और यहाँ से भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को M और N इस प्रकार से सेलेक्ट करने हैं कि उनके ऊपर यदि मैं रेंजिंग रोड लेता हूँ तो वो A से भी विजिबल हो और B से भी विजिबल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से लेना है मेरे को। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कोई एक M1 पॉइंट लिया, ठीक है, और N1 पॉइंट लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने M1 को कहाँ शिफ्ट कराया, M2 पे शिफ्ट कराया, और N1 को कहाँ शिफ्ट कराया, N2 पे शिफ्ट कराया। उसके बाद मैंने B N2 और M2 को क्या कर दिया, अलाइंड कर दिया एक ही लाइन में। ठीक है, क्या कर दिया, अलाइंड हो गया। अब मेरे को क्या पॉइंट मिल गया, M2 मिल गया और N2 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, M2 को कहाँ ले जाऊंगा, M3 पे ले जाऊंगा। कब तक, M2 को कब तक शिफ्ट करूंगा, यहाँ तक, जब तक कि A M3 और N2 एक लाइन में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि N2 मेरे को पॉइंट मिल गया। ठीक है, N2 मिलते ही मैं क्या कहूँगा M2 को कि आप शिफ्ट होइए। ठीक है, कब तक शिफ्ट करेंगे, तब तक कि तीनों एक लाइन में नहीं आ जाएंगे। जैसे ये लाइन में आ जाएगा, मेरे को कौन सा पॉइंट मिल गया, M3 मिल गया। अब M3 के बाद अब मैं N2 को बोलूँगा, B N2 को बोलेगा कि आप शिफ्ट होइए। कब तक, जब तक कि M3 N3 और B एक लाइन में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक पॉइंट और आएगा M4, फिर ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक N4 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलना है प्रोजेक्ट, जब तक A M N और B एक लाइन में अलाइन ना हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग चलती रहेगी। जब ये एक लाइन में आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि अब ये A M N और B क्या है, अलाइन है या एक ही लाइन में है। तो हमारी रेंजिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट रेंजिंग। ये प्लान व्यू है और ये क्या है, सेक्शन व्यू है। ठीक है, ऑब्स्टिकल इन चेनिंग। अब चेनिंग जब हम करते हैं तो क्या आ जाती है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। ठीक है, वेरियस ऑब्स्टिकल टू चेनिंग में बी ग्रुप्ड इनटू ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्टिकल टू चेनिंग एंड ऑब्स्टिकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। अब इसमें तीन केस हैं। पहला केस है ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, कि जो रुकावट होगी वो रेंजिंग में हो सकती है। ठीक है, कि हमको पॉइंट्स दिख नहीं रहे, मान लो, क्यों, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट आ सकता है बीच में, पेड़ आ जाए, पोल आ जाए, कुछ भी। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट टू रेंजिंग हो सकती है। ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, अब चेनिंग में भी कोई भी पॉइंट, क्योंकि चेनिंग करेंगे हो सकता है कि हम चेन वहाँ पर ले ही नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है बीच में, ताकि हम चेन ले नहीं कर पाए। और या रेंजिंग, हम चेन भी ले नहीं कर पा रहे हैं और हम पॉइंट्स को, स्टेशंस को, एक दूसरे को, रेंजिंग रोड को देख भी नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी नहीं है, तो वहाँ पर दोनों ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं हम। तो पहला है ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग। ठीक है, अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि कोई पॉइंट ए से लेके मान लो ये कोई पॉइंट मान लो ABCD है, मान लो ये पॉइंट कोई, सपोज करो A से D को मेरे को मान लो रेंज करना है, सपोज करो। ठीक है, रेंजिंग करना है। अब मेरे क्या होगा कि बीच में क्या आ जाएंगे, पेड़ ही पेड़ आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे पेड़ हैं बीच में। ठीक है, ये बहुत सारे पेड़ हैं, ये क्या आ रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट में आ रहा है, इसलिए मैं E से B को देख नहीं पा रहा हूँ, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को। ठीक है, तो A से मैं D को ही नहीं देख पा रहा हूँ, A से D तक जाना है मेरे को, और A से D को मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, रेंजिंग कब होगी, यहाँ पर एक रेंजिंग रोड होगी मान लो, और एक रेंजिंग रोड कहाँ होगी, यहाँ होगी, लेकिन मैं इसको विजिबल ही नहीं कर पा रहा हूँ A से D को। तो मेरे को क्या लेना होगा, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, मेरे को इंटरमीडिएट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं, हम रेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट ले लिया मैंने, जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन से पहले E पॉइंट ले लिया, और एक जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद मैंने B पॉइंट ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, E ले लिया और B ले लिया।
ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, एक 90 डिग्री पे, ये देखो ये 90 डिग्री पे ये ऑफसेट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर ये पेड़ नहीं आ रहे उधर मैंने क्या करा, चेन, ठीक है, चेन ले करी, जिधर क्या नहीं आ रहे, ये जो ट्रीज है ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं आ रहा, ठीक है, एक पॉइंट तक कर लिया जिसका नाम है सी पॉइंट तक। उसके बाद वहाँ से मैंने 90 डिग्री पे क्या डाला, एक ऑफसेट डाला, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया एक, ठीक है, ट्रायंगल मिल गया। और इस जो ये डिस्टेंस है बीच की, जहाँ पर मैं रेंजिंग नहीं कर पा रहा था, ये यहाँ पर मैं रेंजिंग रोड नहीं लगा पा रहा था, जहाँ पर पेड़ थे, ऑब्स्ट्रक्शन थे, उसको मैंने डैश डैश से क्या कर दिया, शो कर दिया डैश डैश से। अब मेरे को ये ई बी डिस्टेंस पता करनी है, क्योंकि ई सी मेरे को पता है, मैंने अभी पता कर ली चेन से, सी बी मेरे को पता ही है, ये 90 डिग्री पता है मेरे को, ठीक है। जब मेरे को ई सी और सी बी पता है तो मैं ई बी को पता लगा सकता हूँ, कैसे, ई सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो देखो ई सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर विल गिव मी ई बी। तो ई बी की जो डिस्टेंस है वो मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। तो दैट इज ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग। कैसे मेजर किया मैंने, जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन से पहले, जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में 2 पॉइंट लिए, 1 पॉइंट पहले 1 पॉइंट बाद में, और एक मैंने ऑब्लिक लाइन जो कि चेन से मेजर करी, दैट इज ई सी, और एक 90 डिग्री पे ऑफसेट दैट इज सी बी, वो भी मैंने मेजर कर लिए, ठीक है, डिस्टेंस मेजर कर ली मैंने चेन से या टेप से, और उनकी हेल्प से मैंने ई बी को इजीली मेजर कर लिया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम ई सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। इस केस में क्या, ए और डी इंटरविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, ठीक है। इन दिस टाइप द एंड्स ऑफ द लाइन्स आर विजिबल बट चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अब इसमें क्या हो रहा है, जो चेनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब चेन हम ले नहीं कर पा रहे, चेन को हम बिछा नहीं पा रहे। जब चेन को हम ग्राउंड पे हम बिछा नहीं पाएंगे तो डिस्टेंस कैसे मेजर करें। जैसे फर्स्ट केस ले लो, सेट सी डी एंड बी परपेंडिकुलर्स टू ए बी सच दैट सी डी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब फर्स्ट केस मैं लेता हूँ, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए बी सी डी ई, मतलब ये एफ है सपोज करो, ठीक है। अब मेरे को सी बी, ये लाइन मैं मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये बीच की लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट है, बीच में क्या है, पॉइंट है, तो सी बी मेजर, तो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ ले लिया, फिर उसके बाद मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली सी बी के, और परपेंडिकुलर ऑफसेट ये ले ली, तो इसको मैं चेन से मेजर कर लूँगा जो पैरेलल लाइन मैंने खींची है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी बी इज इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा, ठीक है। यदि इस प्रकार का कोई केस आता है तो मैं इजीली सी डी ई मेजर कर लूँगा, दैट इज इक्वल टू द सी बी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं ये चेनिंग कर सकता हूँ जब कोई भी मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन है। सेकंड और कैसे मेजर कर सकता हूँ, सेट परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी, यदि मान लो फिर पॉइंट है यहाँ पर, और कैसे कर सकता हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा सी डी, ठीक है, उसके बाद उसको मैं डी बी से मिला दूंगा। अगेन सी बी यदि मेरे को मेजर करना होगा तो मैं कौन सी थ्योरम लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, दैट इज बी डी स्क्वायर, दैट इज बी डी स्क्वायर माइनस, दैट इज बी डी इज अ हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो बेस के लिए माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज सी बी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, सेट सी डी एंड डी बी सच दैट डी बी परपेंडिकुलर टू सी डी, और सी डी और डी बी को इस प्रकार सेट करना है, सी डी इज ए परपेंडिकुलर टू डी बी, मतलब ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, ठीक है। तो सी डी क्या है, सी डी, दिस इज सी डी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, ये 90 डिग्री है, इस प्रकार सेट कर लें। तो उस केस में क्या होगा, सी बी ये वाला है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इस वाले केस में ये 90 था, इस वाले केस में ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी इज हाइपोटेनस, तो सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर से मैं ये डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। ये है ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, कि चेनिंग मैं कर नहीं पा रहा हूँ जब। नेक्स्ट केस, सेलेक्ट द कन्वीनियंट पॉइंट एफ, मैं कोई पॉइंट एफ सेलेक्ट करूंगा, सेट एफ ई इज इक्वल टू सी एफ, तो और क्या एफ ई, ये एफ ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। एफ इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि एफ ई और सी एफ इक्वल होंगे, ठीक है, एफ डी एंड बी एफ, और एफ डी और बी एफ इक्वल होंगे। तो मैं किसको मेजर कर लूंगा, इस डी ई को मेजर कर लूंगा, दैट डी ई इज इक्वल टू द सी बी,
दैट डी ई इज इक्वल टू द, मैं इस प्रकार से एफ सेलेक्ट करूंगा कि सी एफ इज इक्वल टू एफ ई एंड एफ डी इज इक्वल टू एफ बी। तो क्या होगा, जो डी ई है, जो डी ई है दैट इज इक्वल टू द सी बी। ठीक है, तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के इक्वल हो जाएगा। और कैसे मेजर कर सकता हूँ, नेक्स्ट केस, सेलेक्ट अ कन्वीनियंट पॉइंट एफ, एक एफ इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, लोकेट डी एंड ई सच दैट सी एफ इज इक्वल टू एन डी एफ। ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू एन डी एफ एंड बी एफ इज इक्वल टू एन ई एफ। मैं इस एफ पॉइंट को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि जो सी एफ है, क्या है सी एफ, दिस इज सी, दिस इज एफ, सी एफ इज इक्वल टू एन डी एफ, एन टाइम्स ऑफ डी एफ, और जो ये है बी एफ इज इक्वल टू एन एफ ई या ई एफ। ठीक है, एन ई एफ या एफ ई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सेलेक्ट करूँ। इस प्रकार सेलेक्ट करने में क्या होगा, मैं यहाँ पर एक थ्योरम लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं थ्योरम लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी एफ, बी एफ इज इक्वल टू ई एफ एंड सी बी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, क्या लगाया, सी एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी एफ, बी एफ इज इक्वल टू ई एफ, बी एफ इज इक्वल टू ई एफ एंड सी बी इज इक्वल टू डी ई एंड CB, this CB is equals to DE. That is Thales theorem which we have already studied in the 11th and 12th class. इसको Thales theorem कहते हैं। ठीक है, CF is equals to DF, BF is equals to EF, CB is equals to DA। ठीक है, this divided by this, this divided by this and this divided by this is equals to n। मतलब इसका रेशो किसके इक्वल है, n के इक्वल आएगी। ये हमने 12th क्लास में Thales theorem, 11th में Thales theorem जो स्टडी करी थी उसके बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या कर सकते हैं हम ये थीटा है। ठीक है, और अब वो सी बी पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, सी बी। तो कैसे पता करेंगे, ये कोई पॉइंट है बीच में। ठीक है, अब मैं चेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जब चेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो क्या करेंगे, अब कोस का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, देखो ये डिस्टेंस तो मेरे को पता ही होंगी। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं पता कर लूँगा, क्यों, अब मैं चेनिंग इस प्रकार से करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से चेनिंग करूंगा मैं। ठीक है, तो सेलेक्ट पॉइंट्स डी एंड ई ऑन लाइन पासिंग थ्रू सी। ठीक है, एंड मेजर सी डी, सी ई, डी बी एंड एफ बी। अब मैं क्या करूंगा, सी से सी डी, डी बी, सी ई एंड ई बी, ये मेजर कर लूंगा मैं लेंथ। ठीक है, और थीटा एंगल में निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। कोस थीटा इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब थीटा के इधर और इधर जो दोनों साइड है वो बी डी स्क्वायर एंड डी ई स्क्वायर, बी डी एंड डी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर, जो तीसरी साइड उसको माइनस कर दूंगा इसके स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी डी एंड डी ई, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी डी एंड डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मतलब यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लूँगा। जैसे ही मेरा थीटा मिलेगा, मेरे को थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थीटा कैलकुलेट कर दिया। अब मेरे को क्या अननोन है, सी बी। सी बी अननोन है, सी बी अननोन है, तो सी बी नेक्स्ट फॉर्मूला लगा दूंगा मैं कोस थीटा का, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब मैं क्या लगा दूंगा, छोटे ट्रायंगल में लगा दूंगा, इस छोटे ट्रायंगल में। पहले क्या किया मैंने, बड़े ट्रायंगल में लगाया कोस का फॉर्मूला थीटा का, अब मैं छोटे ट्रायंगल में लगा दूंगा। क्यों, बड़े में जैसे ही मैंने लगाया तो मेरे को क्या मिल गया, वहाँ से थीटा मिल गया, और जैसे ही मेरे को थीटा मिल गया तो ये तो मैंने पहले मेजर कर रखी थी सी डी, और ये भी मेजर कर रखी थी डी बी। ठीक है, और तो ये अननोन रह गई, थीटा मेरे पास नोन है। यदि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल पता हो तो मैं तीसरी साइड का पता लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से कॉस फॉर्मूला लगा के मैं सी बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये यदि चेनिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इन 6 मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करके जो अननोन डिस्टेंस है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इजीली हम मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू चेनिंग इन चेनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। जब हम सर्वे परफॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमको ग्राउंड मिले वो लेवल ही मिले हर टाइम पे। ठीक है, जब हम सर्वे करेंगे तो हमको स्लोपिंग ग्राउंड भी मिल सकता है, लेकिन स्लोपिंग ग्राउंड में प्रॉब्लम क्या आती है, डिस्टेंस की। जब स्लोपिंग ग्राउंड होगा, ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जब स्लोपिंग ग्राउंड होता है तो हमको डिस्टेंस मेजरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे हम किस प्रकार से
क्योंकि जो हमारा टेप है वो स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाता, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेज। तो उसमें दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से स्लोपिंग ग्राउंड में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में हम किस प्रकार से स्लोपिंग ग्राउंड में डिस्टेंस मेजर करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ स्टेपिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम उसमें स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। स्टेप्स लाइक ऐसे, ठीक है। तो स्टेप्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप्स में करते हैं। सपोजिंग दैट लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ द लाइन टू बी मेजर्ड। कोई ए बी एक लाइन है जिसकी लेंथ हमको मेजर करनी है, ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड में। तो उसमें क्या होगा, एक सर्वेयर होगा, सर्वेयर होल्ड्स द टेप फर्मली एट ए। सर्वेयर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर सर्वेयर खड़ा होगा, हाथ में क्या होगा उसके, टेप होगी। एंड द लीडर गोज विद अ कन्वीनियंट लेंथ, और जो लीडर होगा, ठीक है, ग्राउंड स्लोपिंग है अपना, जो लीडर होगा वो अपने हाथ में टेप लेके, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब वो लेंथ 5 मीटर 10 मीटर 15 मतलब 15 मीटर दूर चल जाएगा वो, ठीक है। कितने मीटर दूर जा सकता है, ठीक है, कितने मीटर की टेप भी हो सकती है, वो मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये तो है अपना सर्वेयर, और ये यहाँ पर होगा लीडर, ठीक है, यहाँ पर होगा लीडर, ठीक है। तो लीडर क्या करेगा, वहां पहुंचेगा, हाथ में क्या होगा उसके, टेप होगा। उसके बाद क्या करेगा, वो जो चेन या टेप होगा उसको वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, ठीक है, ताकि वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई भी एरर ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेगा टेप को। सपोजिंग दैट ये टेप है, इस टेप को वो बिल्कुल स्ट्रेच, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से सर्वेयर होल्ड करके रखेगा, दूसरी तरफ से कौन होल्ड करेगा, लीडर होल्ड करेगा, और उसको जितना हो सके स्ट्रेच करके हॉरिजॉन्टल रखेंगे उसको, टेप को, ठीक है, ताकि कोई भी एरर ना आए। उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद क्या करेगा, ही मे बी गाइडेड बाय द सर्वेयर और अदर्स इन द पार्टी ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेप, ठीक है। या सर्वेयर हो सकता है या यहाँ पर और भी कोई हो सकता है, ठीक है। तीन होती है पार्टी में मेंबर, 3 मेंबर्स होते हैं। तो उनको वो गाइड करके, ठीक है, वो क्या कहेगा कि आप जो टेप है इसको क्या रखें, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है। जब एक बार स्ट्रेट हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से ये एक पेबल स्टोन डालेगा, ठीक है। पेबल स्टोन क्यों डाल रहा है कि जो ये डिस्टेंस जो इसने मेजर करी है, ठीक है, वट एवर द डिस्टेंस ही हैज मेजर्ड, ये जो डिस्टेंस मेजर कर रही है, तो ग्राउंड में ये कहाँ तक की डिस्टेंस है, कहाँ तक की डिस्टेंस है, वो कैसे पता लगेगा। यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एक स्टोन ड्रॉप करेगा, दिस इज स्टोन। जैसे इसने स्टोन ड्रॉप किया यहाँ पर, तो मेरे को ग्राउंड पे जो ये स्लोपिंग ग्राउंड है, जो ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, जो ये स्लोपिंग ग्राउंड है, इस पे क्या मिल गया मेरे को, एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो जो ये डिस्टेंस मैंने टेप से मेजर करी है वो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या किया, एक सर्वेयर होगा, एक लीडर होगा। सर्वेयर किसी एक पॉइंट ए पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में इसको मैं बी पॉइंट लिख दूंगा। यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं लीडर को कहूँगा कि आप टेप लेके जाएं, और किसी भी डिस्टेंस का टेप हो सकता है, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर का, और एक पॉइंट बी तक जाएंगे, ठीक है। अब बी पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया किसको, टेप को। और उसके बाद जब स्ट्रेट कर लिया उसने, इसका मतलब कोई भी सैग वहां पर नहीं आएगा किसके अंदर, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। यदि इसकी जगह चेन यूज करूंगा तो चेन को बिल्कुल स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं जनरली टेप का यूज करता हूँ। तो मैंने टेप को स्ट्रेच कर लिया, यहाँ पर स्ट्रेच करके यहाँ पहुंचने के बाद मैंने एक पेबल स्टोन डाला, स्टोन जैसे जहाँ पर स्ट्राइक करेगा दैट विल बी द पॉइंट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कि जहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मेजर करी है, और वो जो भी मेरी डिस्टेंस आएगी वो मैं मार्क कर लूंगा। तो ये कौन सा तरीका है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड है करने का। आफ्टर स्ट्रेचिंग द टेप विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब और बाय ड्रॉपिंग अ पेबल, जो मैंने पेबल ड्रॉप किया है उसकी जगह यदि हम प्लम बॉब का भी यूज कर सकते हैं। प्लम बॉब भी क्या काम आता है, प्लम बॉब भी किसी भी पॉइंट को ग्राउंड में प्रोजेक्ट करना हो, किसी भी एयर में जो पॉइंट होता है उसको ग्राउंड में प्रोजेक्ट करना हो तो हम प्लम बॉब का यूज कर लेते हैं। लेकिन प्लम बॉब यदि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम पेबल स्टोन, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। द लीडर ट्रांसफर द एंड ऑफ द टेप टू द ग्राउंड एंड मार्क। उसके बाद क्या करेगा, जिस पॉइंट पे वो पेबल स्टोन स्ट्राइक किया है वहां पर वो टेप को क्या कर देगा, मार्क कर देगा, और उस डिस्टेंस को वो
नोट कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्ट मेथड। द लेंथ ऑफ द टेप सेलेक्टेड इन सच दैट द ड्रॉप इज नेवर मोर देन द आई साइट। और जो ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं है कि जो ड्रॉप की जो डिस्टेंस है, जो ड्रॉप की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, ड्रॉप की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, जैसे यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरी जो आई है वो जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है ये, ठीक है, ये पेबल स्टोन, वो मैं देख पाऊँ, ठीक है। ड्रॉप की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्रॉप की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है कि वहाँ तक मेरी आई देख नहीं पा रही है, ठीक है। यदि आई देख नहीं पाएगी तो जहाँ पर वो पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है पेबल स्टोन, वो मेरे को विजिबल नहीं होगा और मैं गलत पॉइंट मार्क कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे को ध्यान देने की बात है कि जो पेबल स्टोन जहाँ पर स्ट्राइक करेगा वो डिस्टेंस मेरे को विजिबल होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। द प्रोसीजर कंटिन्यूस टिल द टोटल लेंथ इज मेजर्ड। और ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। सपोजिंग दैट ये, तो ठीक है, ये प्रोसीजर क्या चलता रहेगा, यहाँ तक मेजर करी, फिर यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया, उसके बाद फिर ये करी, फिर ये आ गया, फिर ये करी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी टोटल, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्टेपिंग मेथड। इट इज कॉल्ड स्टेपिंग मेथड। क्यों, स्टेप में कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। एक डिस्टेंस के बाद पेबल स्टोन डाल रहे, ड्रॉप कर रहे हैं, देन एक पॉइंट मिल रहा है, फिर उससे आगे मूव कर रहे हैं, फिर स्टोन डाल रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, तो एक स्टेप की तरह हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेपिंग। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। स्लोपिंग ग्राउंड में डिस्टेंस मेजर करने का ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमको पता है, हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि होता कैसे है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सपोज करिए स्लोपिंग ग्राउंड है, तो जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, एक तरीके से जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टोन डाल रहा था, एक्चुअली में क्या यहाँ पर पॉइंट ए है, मान लो ये कोई पॉइंट बी है, मैं कर क्या रहा था डायरेक्ट मेथड में, यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप कर रहा था, ठीक है, और टेप में ये वाली डिस्टेंस मेजर कर रहा था, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या करूँगा, मैं ये जो स्लोपिंग डिस्टेंस है ये मेजर कर लूँगा मैं। स्लोपिंग डिस्टेंस विल बी मेजर्ड, जैसे मेरे को एल मिल जाता है और थीटा मेरे को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को ये एच पता होगा, ठीक है, एच बाई एल करके थीटा मिल जाएगा, ठीक है। उससे मैं डी डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, दैट डी विल बी एल कोस थीटा, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, जो लेवल है वो मैं मेजर कर लूँगा एच, क्योंकि मेरे को पता है, ठीक है, थीटा क्या है, तो एच मैं मेजर कर सकता हूँ, थीटा मैं मेजर कर लूँगा, नोइंग द स्लोपिंग ग्राउंड लेंथ। इसमें क्या होगा, एल ये क्या होगा, नॉन होगी, एल नॉन होगी, ठीक है। तो एल कोस थीटा से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। दूसरा मेथड, डिफरेंस इन लेवल एच इज मेजर्ड बाय नोइंग द स्लोपिंग ग्राउंड लेंथ, और ये एच में मैं मेजर कर सकता हूँ, क्यों, मेरे को एल नोन है और थीटा नोन है, तो उसकी हेल्प से मैं एच भी पता लगा सकता हूँ। और जैसे मेरे को एच पता लग जाएगा, जैसे मेरे को एच पता लग जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस डी को पता लगा लूँगा। दो मेथड हुए। पहला मेथड है, यदि मेरे को एल नोन है और थीटा नोन है, ठीक है, तो वहाँ से मैं एल कोस थीटा लगा दूंगा, और थीटा और एल नोन है तो एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो वहाँ से मैं डी की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो दो मेथड हैं, ये है स्लोपिंग ग्राउंड में हम किस तरीके से डिस्टेंस मेजर करते हैं। एडवांटेज ऑफ चेन इन सर्वेइंग। अब सर्वेइंग है, उसमें चेन के क्या एडवांटेज, चेन सर्वे इज सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड। एक तो ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। द इक्विपमेंट यूज टू कंडक्ट चेन सर्वे आर सिंपल टू यूज, और जो इसमें अपन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनको बहुत ही सिंपल है उनको यूज करना, ठीक है, चैन और टेप यूज कर रहे हैं हम। द इक्विपमेंट यूज इन चेन सर्वे कैन इजीली बी रिप्लेस्ड, फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग रोड कैन बी रिप्लेस्ड विद मेजरिंग टेप, ठीक है, क्योंकि जो चेन सर्वे है इसमें जो इक्विपमेंट वो इजीली रिप्लेसेबल है। जैसे यदि मेरे पास टेप नहीं हो तो मैं रोड का यूज कर सकता हूँ, रोड नहीं हो तो मैं टेप का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इजीली रिप्लेसेबल है। और जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है, इसलिए चेन सर्वे इज वेरी सूटेबल और इजी।
चैन सर्वे फ्यू पीपल आर नीडेड टू कंडक्ट द सर्वे। और इसमें क्या होता है, हमको ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हम 2 और 3 पर्सन हैं तो भी हम इस सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली चैन सर्वे टीम हैज़ 3 पीपल। नॉर्मली कितने पीपल होते हैं? 3 होते हैं। उनका नाम क्या है? बुकर जो कि रीडिंग नोट करता है, एक होता है लीडर जो कि आगे चलता है, एंड ए फॉलोअर, फॉलोअर जो कि उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो बुकर, लीडर एंड फॉलोअर, मिनिमम 3 पर्सन की हमको रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट द चेन सर्वे। तो ये जो 4 या 5 टाइप्स के हैं ये एडवांटेजेस हो गए अपने चैन सर्वे के। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? सिंपली चैन सर्वे कैन नॉट बी कंडक्ट इन बिल्ट अप एरिया और लार्ज एरिया, जहाँ पर ऑलरेडी ही बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्ट अप एरिया है, या कोई एरिया लार्ज है, बिल्ट अप एरिया और लार्ज एरिया, वहाँ पर हम इसको कंडक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिंपली चैन सर्वे सब्जेक्टेड टू सेवरल चांस ऑफ एरर ऑफ एक्यूमुलेशन विच में कॉज बाय प्रॉब्लम ऑफ चेन। और बिकॉज ऑफ चेन वहाँ पर बहुत सारे एरर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होंगे? क्योंकि यदि चैन में ही प्रॉब्लम है तो, ठीक है, तो चैन में प्रॉब्लम की वजह से एरर ऑफ एक्यूमुलेशन हो सकते हैं। द चैन लिंकेज में फेल टू स्ट्रेच अप प्रॉपरली, और जो चैन के लिंक होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यदि कभी नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है चैन सर्वे का कि वो प्रॉपरली स्ट्रेच ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और या यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेच हो गए तो एरर हो जाएगा उसमें। ठीक है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि वो पहले चैन ले करोगे आप, उसके बाद आप लिंक्स काउंट करोगे, टैली काउंट करोगे, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट मे नॉट बी कंडक्ट इन एरिया विद स्टीप स्लोप, और जहाँ पर स्लोप बहुत स्टीप है और वाटर लॉक्ड एरिया है वहाँ पर हम इस सर्वे को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर कम स्लोप है, बहुत माइन्यूट, ठीक है, वहाँ पर ही हम इसको कर सकते हैं। ज़्यादा स्लोप है वहाँ पर एरर आ जाएगा, इसलिए इसको कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई एरिया फील्ड यदि वेट है तो वेट एरिया में भी इसको हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चैन सर्वे बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड मेथड व्हेन देयर आर रेज पॉइंट। ठीक है, यदि चैन सर्वे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यदि हमारी जो वे है चेनिंग के बीच में यदि ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, रेंजिंग के बीच में ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो चेन सर्वे को करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस इन चैन सर्वेइंग। तो हमने चैन सर्वे के एडवांटेज देख लिए और डिसएडवांटेज देख लिए, और प्रीवियसली हमने ये देखिए स्लोपिंग ग्राउंड में किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। कन्वेंशनल साइंस, जब हम फील्ड बुक या चेन सर्वे कर रहे हैं तो फील्ड बुक में हमको शो करना होता है सारी रीडिंग्स को, सारे, ठीक है, जो भी सिंबल हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं फील्ड में, तो कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनके हमने साइन डिनोट कर रखे हैं। ठीक है, जैसे विलेज है, ठीक है, तो उसका साइन जैसे आप देख रहे हैं ये विलेज का साइन है। ठीक है, ये देखो टेम्पल, ये टेम्पल का साइन है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मॉस्क्यू, ये मॉस्क्यू का साइन है। ठीक है, ये ब्यूरियल ग्राउंड, ये ब्यूरियल ग्राउंड का साइन है। ऐसे एरोड्राम का साइन है ये। ठीक है, ये वेल का साइन है। ये मार्श, स्वाम्प, झाड़ी वगैरह है उनका साइन है। ठीक है, ये ब्रिज का साइन है। ये रेलवे का साइन है, रेलवे ब्रॉडगेज का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर लाइन का, ये टेलीफोन लाइन का। तो ऐसे करके बहुत सारे ये कुछ कन्वेंशनल साइंस दे रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट के, पोल्स का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, लेक्स का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, नेशनल हाईवे का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, तो बहुत सारे साइन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो ये साइन हमको यूज करने होते हैं जब हम चेन सर्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फील्ड बुक होती है उसमें साइनेज प्लॉट करके और वहाँ पर हम उसका नेम लिख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वो एक ईजी टू अंडरस्टैंड होती है ड्राइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे साइन दे रखे हैं कन्वेंशनल साइंस, उनको भी हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फील्ड सर्वे और चैन सर्वे इन द फील्ड बुक। ये देख सकते हो आप, और भी काफ़ी सारे साइन दे रखे हैं ये। ठीक है, तो ये सारे साइन, जैसे बेंचमार्क का साइन दे रखा है, ट्रायंगुलेशन स्टेशन का साइन दे रखा है, सर्वे का साइन दे रखा है, ये देखो गार्डन प्लांटेशन का दे रखा है, ये रॉकी ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड का, ये कंटूरिंग का, कंटूर्स का दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे साइंस दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो इन साइन को यूज करके हम हमारे जो ऑब्जर्वेशन है या फील्ड बुक है उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ कन्वेंशनल साइंस।